मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में कोई टिप्पणी करना चाहोगे। उसमें उन्होंने प्रॉपर बलि का विधान समझाया कि कैसे उन्होंने आप जो वीडियोस बनाते हो तो आपकी पीठ होती है भगवान की तरफ, कैसे कैसे आपके पास लोग आते हैं और किस तरीके से उनकी समस्याओं का जो हल हो जाता है। जो भगवती सबका कल्याण करती है, क्या वो किसी का कल्याण नहीं करेगी अगर कोई मन से उसको मानित करेगा? एक कंट्रोवर्सी बलि की वीडियो में भी बहुत है। मैं फिर से ये बात बोलता हूँ, जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं तो बलि चढ़ाऊंगा। आपने मेरे कई सारे पॉडकास्ट देखे हैं। कुछ तांत्रिकों ने दावा किया है जब तक उनका जीवन रहेगा वो बलि चढ़ाते रहेंगे। उनके जीवन से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो उनका जीवन रहे, वो जब तक अपनी काटा पीटी करते रहे। लेकिन देवी माँ के ऊपर अगर वो बलि चढ़ा रहे तो उसका खमियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि देवी माँ कभी बलि नहीं मांगती। कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी नहीं है, किसी भी शास्त्र में नहीं है। लोगों को डरा के अगर आपको व्यापार करना है वो एक अलग चीज़ है, आप लोगों को डरा के अपना व्यापार करिए, लेकिन वो अपने व्यापार के चक्कर में अगर वो सनातन को खराब कर रहे हैं वो गलत है। कैसे काम करती है ये बुक, मतलब आपका जो सोर्स है प्रॉपर पावर का कह लो चाहे सुपरनेचुरल एनर्जी, वो ये बुक है जी। इस बुक को जानना चाहते हैं हमारे दर्शक की है क्या ये बुक। ये 200 साल समथिंग पहले लिखी गई है। इसमें गीता भी है, इसमें हनुमान चालीसा भी है जो आज के हनुमान चालीसा से बिल्कुल अलग है। ओवरऑल चीज बताओ कि कैसे ये पावर आपको प्रोवाइड करती है, क्या आपको इससे देख के कैसे आप प्रोसेसिंग में जाते हो, और लव मैरिज या शराब छुड़वाना वो स्पेसिफिक चीजें क्यों एनहेंस है। एक लव मैरिज, अगर किसी की शादी नहीं हो रही, उम्र ज़्यादा हो गई और रिश्ते नहीं आ रहे हो, पति अपनी पत्नी पे ध्यान नहीं दे रहा होता है, उन सारी चीज़ों के लिए इसमें, मतलब गृहस्थ जीवन के लिए इसमें उन्होंने यंत्र बनाए हैं। यंत्र में क्या होता है दीप्ति कि 2 पार्टियों की हमें फोटो लगती है। जैसे आपने फोटोज ली दोनों की, लड़का लड़की की, अब क्या शुरू होता है? उसको सतनजा बोलते हैं, विधि होती है। उसके बाद में पूरा अनाज को हम पक्षियों को डलवाते हैं। जैसे जैसे पक्षी उसको चुगते हैं वैसे वैसे उधर वो काम करती है। ब्लैक मैजिक, प्रेत बाधा, बहुत केसेस आए आपके पास, वो कैसे सॉल्व किया आपने इसके थ्रू? उसके लिए भी इसमें यंत्र है। तंत्र को तो तुम झुटला नहीं सकते भाई, तंत्र को ना तो मैं झुटला सकता हूँ, मैं अभी ये कहूँ तंत्र अंधविश्वास है नहीं कह सकता, क्योंकि है शिव जी के द्वारा बनाया गया, लोगों की भलाई के लिए बनाया गया, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बनाया गया। इसको गलत हम जैसे लोग ही करते हैं। आपने देखा है बहुत सारे लोगों को दरबार में बैठे हुए सिर हिलाते हुए, और ऐसा लगता है इसके ऊपर कोई भूत आया हुआ है, भूतनी आई हुई है। 80-85% लोगों में ऐसा कुछ नहीं होता। उसको आप ठीक से उसके दिमाग को पढ़ के, उसको समझा के, या उसी की तरह नाटक करके आप उसको सही कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप इतना बड़ा आडंबर लगाओ, वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। थर्ड पार्टी जो आप बता रहे हो, सबसे कॉमन केसेस है आज के टाइम पे थर्ड पार्टी के, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोल दो आप चाहे। आज की डेट में बताऊं आपको तो सबसे ज़्यादा अभी बड़े शहरों में जो आपका जिम का प्रचलन चला है ना, जिम, वहाँ पे केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। माता बहनों से ये अपील कर सकता हूँ कि मैं 1000% इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, वो मुड़ के भी नहीं देखेगा उधर। तो स्वागत है गाइस एक और बेहतरीन पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ लवानिया ग्रुप के सीईओ अमित लवानिया जी है। आज सर बड़े कमेंट्स आए पिछले बार आपके पॉडकास्ट के अंदर कि कैसे काम करती है ये बुक, मतलब आपका जो सोर्स है प्रॉपर पावर का कह लो चाहे सुपरनेचुरल एनर्जी, वो ये बुक है जी। इस बुक को जानना चाहते हैं हमारे दर्शक की है क्या ये बुक। देखिए दीपक जी, मैंने पहले भी एक बार ये कहानी सुनाई हुई है, मैं दोबारा लोगों को समझा देता हूँ कि जब मेरी उम्र 14 साल के आसपास थी, मैं 10th क्लास में था, मेरा घर पे मेरी सिस्टर से झगड़ा हुआ था। हाँ। और उस झगड़े में मेरे पापा ने मेरे को 2 चांटे मार दिए थे। तो रात को मैं गुस्सा होके घर से चला गया था। हाँ। और पैदल पैदल ही अपने घर से दूसरी जगह पहुंचा, वहाँ से फिर मथुरा पहुंचा, मथुरा से फिर मैं हरिद्वार पहुंचा बाई ट्रेन। कोई पैसा नहीं जेब में, कोई कुछ नहीं। हरिद्वार में मैं 4-5 दिन ऐसे ही रहा, भंडारों में खाना खाता रहा और गंगा जी के घाट पर सो जाता था। हाँ, ये बताई थी आपने। हाँ, मतलब घर जाने की इच्छा नहीं थी, ज़्यादा टेंशन हो गई थी। तो वहाँ पे 5वें-6वें दिन की बात है, मेरे को कंफर्म नहीं है 5वां दिन था या 6वां दिन था। वहाँ पे एक बाबा है, उनके साथ काफ़ी सारे लोग थे, और मैं वही घाट पे बैठा हुआ था आराम से, सोचता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे लगा कि वो बाबा मेरी तरफ देख रहे हैं। तो मैंने काफ़ी कोशिश की उनकी नज़रों से बचने की, कभी वहाँ से उठ के दूसरे घाट पे गया, वहाँ पर ऐसा लगता रहा कि बाबा मुझे ही कोई, मेरे को आप ही को देख रहे हैं, सिर्फ मेरे पे ही नजर है उस बंदे की, और कहीं देख ही नहीं रहा वो। लास्ट में मैं एक जगह आके चुपचाप बैठ गया।
तो वो उठ के मेरे पास आ गए, मेरे कंधे पे हाथ रखा, बैठे, मेरा नाम लिया बाकायदा कि और अमित बेटा क्या हाल है। उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा तू घर से क्यों भाग आया, क्योंकि कहानी पहले मैंने बताई हुई है कि जो झगड़ा हुआ था दाल और कढ़ी के पीछे हुआ था। तो उन्होंने बोला कढ़ी तो तेरे लिए कल भी बना देती तेरी माँ, क्यों भाग के आया, चल मैं तेरे को घर छोड़ देता हूँ। ये मेरे बचपन में ही सुना हुआ था। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो कहते थे कि बाबा जी आते हैं, झोली में रख ले जाते हैं और किडनी फेफड़े लगा के बेच देते हैं। तो बाबा जी से डर लगता था स्टार्टिंग से, क्योंकि उनकी आंखें लाल लाल, बड़ी जटाएं, अलग ही उनका प्रारूप था। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा कहीं भी, मैं यहीं रहूँगा। अच्छा, उनको मैंने घुमाया भी खूब। मैंने कहा कि नहीं मैं यहीं का हूँ, मैं कहीं से भाग के नहीं आया, मेरे मम्मी पापा यहीं हैं। ओके। वो देखो वो उस घाट पे नहा रहे हैं, मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूँ। वो हंसते रहे और मेरे को सारी बातें बताते रहे कि तू कड़ी के पीछे भाग के आया है, तेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं, अखबारों में भी न्यूज़ निकलवा दी उन्होंने और सब परेशान है और पुलिस घूम रही है तेरे को ढूंढती हुई, चल मैं तेरे को घर छुड़वा देता हूँ। वो नहीं माना मैं। लास्ट में आकर उन्होंने चल मेरे साथ चल। अब मैं उनके साथ भी जाने को तैयार नहीं हुआ। तो लास्ट में वो इतना जिद पे अड़ गए कि नहीं मैं तेरे को घर भेज के रहूँगा। तो लास्ट में मैंने उनसे ये कहा कि भाई मैं गंगा जी में कूद के मर जाऊँगा, घर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ था। तो मेरे साथ तो चल सकता है। पता नहीं क्या हुआ पर मैं उनके साथ जाने को तैयार हो गया कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। वो मेरे को लेके अपनी पूरा उनका जो वो लोग थे वो सारे लोग लेके निकल गए और हम पहुँचे नालागढ़। नालागढ़ का मेरे को ध्यान है क्योंकि मैंने बस स्टैंड पे नालागढ़ बस स्टैंड लिखा हुआ देखा था। उसके बाद में भी वो काफ़ी आगे पहाड़ों में मेरे को लेके गए। वहाँ उनका क्या है, उसको साधना स्थली कह लीजिए, मतलब हनुमान जी का मंदिर है, एक भैरव जी का मंदिर है पास में ही, वहीं हनुमान जी का है और पूरा पहाड़ का एरिया, वहाँ उनकी कुटियाँ हैं। मैं 2 साल उनके साथ रहूँगा। 2 साल में वहाँ से मैं कभी हिला नहीं, उन्हीं के साथ रहा। वो कहीं गए नहीं, मैं वहीं पे उनके साथ रहा। 2 साल में उन्होंने मेरे को काफ़ी टाइम बैठने की शिक्षा सिखाई कि ऐसे बैठना है, पद्मासन, जो आज के डेट में बाद में जान पाया पद्मासन कैसे कहते हैं। उस वक्त तो वो उसी तरीके से बैठाते थे, कभी सिर पे हाथ लगा के कम से कम वो 2-2 घंटे बैठे रहते, कभी अपनी आंखों में देखने को कहते। बहुत सारी चीज़ें उनसे धीरे धीरे मैं सीखता रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को लगा कि मेरे अंदर कुछ अलग हो रहा हो। वो जैसे बताते मैं करता, कोई मंत्र दे देते, कान में बोल देते कि ये मंत्र तू लगातार बोल, इतनी बार बोल, तो मैं वो उसी चीज़ में लगा रहता। 2 साल बाद अचानक मेरे को मेरे घर वालों की याद आई, मम्मी की, पापा की, बहन की। तो मैं 4-5 दिन लगातार मतलब परेशान सा ही रहा। उनसे कहने की हिम्मत तो कर नहीं पाया क्योंकि मैं उनसे भी बहुत ज़्यादा जुड़ चुका था, लेकिन परेशान रहा। तो उन्होंने मेरे को बुलवाया, फिर मैं उनके पास पहुंचा कि उन्होंने सीधा मेरे से ही कहा कि अब तेरे को घर जाना चाहिए, जबकि मैंने उनसे नहीं कहा था अब तेरे को घर जाना चाहिए। एक ही बार मैंने बोल दिया कि ठीक है चला जाऊंगा। फिर उन्होंने मेरे को एक बंदे के साथ घर तक पहुंचाया। जब वहाँ से मैं निकल रहा था, किताब पहले भी देखी हुई थी मैंने, निकल रहा था तब उन्होंने एक किताब मुझे दी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आगे के लोगों के लिए काम आएंगी, तेरे काम आएंगी, तुझे लोगों की मदद करनी है और इस तरीके से ये काम करना है। ये उनके गुरुजी ने लिखी थी, यानी कि ये 200 साल समथिंग पहले लिखी गई है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में जो है उनसे अलग है। इसमें गीता भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें हनुमान चालीसा भी है जो आज के हनुमान चालीसा से बिल्कुल अलग है, पहले भी लोगों को बताया हुआ है, दिखाया हुआ है। तो उस किताब को मैं ले आया, वहाँ से आके घर पे आ गया। घर पे आके अपनी वही जो नॉर्मल लाइफ है उसी में बिजी हो गया। 20 साल की उम्र में शादी कर दी घर वालों ने। तो पापा की कंपनी, जो पापा मेरे एक्चुअली ये जो लवानी डेवलपर्स है पापा की है। ओके। ये मेरे को पुश्तैनी मिली हुई है। पापा ने वो मेरे को जिम्मेदारी दी थी। उसके बाद मैं अपनी कंपनी को बढ़ाने में व्यस्त हो गया। एक बार सडनली मेरे एक दोस्त को ज़रूरत पड़ी, मतलब कि वही लव मैरिज वाला मामला था, उसमें कुछ झंझट चल रहे थे, उसकी फैमिली नहीं मानी थी। तो मेरे को याद आया कि गुरुजी ने मेरे को एक चीज़ दी हुई है, मैं तेरे लिए ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने एक दोस्त के लिए ट्राई किया और जैसे ही मैंने इसको ट्राई किया उसका काम हो गया। उसके घर वाले, लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले दोनों मान गए। तो उसके बाद मैंने कई सारे लोगों की मदद की। जैसे किसी की उम्र हो जाती है, लड़की की हो जाती है 30-35 साल, या लड़की की हो जाती है रिश्ते नहीं आते, उनके लिए करता रहता था पहले।
नॉर्मल तरीके से। जैसे मेरे आस पड़ोस में या फिर मेरी कोई जानकारी में या किसी को पता है वो लेके आ गया किसी को, तो उनके लिए मैं कर दिया करता था। लेकिन जैसे जो आज की डेट में कर रहा हूँ बड़े स्तर पे आके, वो नहीं किया करता था। ऐसे ही किसी की हेल्प करने के लिए? ऐसे ही हेल्प करने के लिए कर दिया करता था। अभी 18 मार्च को मेरे को सडनली हार्ट अटैक आया था। उस वक्त मतलब वो 3 घंटे का टाइम था हॉस्पिटल पहुंचने में। साइड पे मेरे को हार्ट अटैक आया था माधोपुर, वहाँ से जयपुर लेके गए थे मुझे। उस वक्त में बिल्कुल ख़त्म हो गया था एक तरीके से। उस बीच में जो गुरुजी थे जिनके पास मैं रहा था, ऐसा लगा कि उनसे मेरी बैठ के वार्तालाप हो रही हूँ। मैं बिल्कुल अचेत अवस्था में था। उन्होंने कहा, यार मैंने तेरे को कोई चीज़ दी बेटा और तू उसका कोई काम में नहीं ले रहा है, लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, कर। उसके बाद में मेरा ऑपरेशन हुआ और आते ही आके फिर मैंने आप लोगों के बीच में आके ये चालू कर दिया। किसको बताया आपने? प्रोसेस क्या है इसका? देखिए दीप भाई, इसके कई प्रोसेस है। जैसे कि कोई लड़का लड़की है और दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं, जैसे कि घर वाले नहीं मान रहे या कोई और समस्या है बीच में, तो हमें क्या करना होता है, उनके लिए एक विधि करनी होती है। अब आज की डेट में बताऊं तो रेमेडी से लोग काम करना चाहते हैं। इसमें क्या है, कोई रेमेडी नहीं है। इसमें क्या है, गुरुजी के द्वारा बनाए हुए यंत्र हैं और वो यंत्र इतने परफेक्ट हैं, उन्होंने अपने हाथों से बनाए हैं। तो यंत्रों के द्वारा आप काम करते हो पूरा? जी। आप मेरे को इस बुक का पूरा एक ओवरऑल चीज़ बताओ कि कैसे ये पावर आपको प्रोवाइड करती है। क्या आपको इससे देख के कैसे आप प्रोसेसिंग में जाते हो, और लव मैरिज या शराब छुड़वाना, वो स्पेसिफिक चीज़ें क्यों एनहेंस है, मतलब क्यों बढ़ी हुई है इस बुक के द्वारा? ऐसा क्या? मैं बताऊं आपको, इसमें एक लव मैरिज, हाँ, एक अगर किसी की शादी नहीं हो रही हो, मतलब उम्र ज़्यादा हो गई हो, रिश्ते नहीं आ रहे हो, एक वो, और एक जैसे कि घर में जो कलेश होते हैं ना, शादीशुदा लाइफ होती है लेकिन घर में कलेश होते हैं, पति अपनी पत्नी पे ध्यान नहीं दे रहा होता है या पत्नी पति पे ध्यान नहीं दे रही होती है, या आपस में किसी ना किसी वजह से कोई झगड़ा बना रहता है, या पत्नी शक करती है या पति थर्ड पार्टी की तरफ इन्वॉल्व है, उन सारी चीज़ों के लिए इसमें, मतलब गृहस्थ जीवन के लिए इसमें उन्होंने यंत्र बनाए हैं। यंत्र में क्या होता है दीप जी कि 2 पार्टियों की हमें फोटो लगती है। एक तो सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है, आपने अब आजकल देख रहे होंगे कि लोग दरबार में बुलाते हैं। अब 80% लोग दरबार में जाना नहीं चाहते। उसकी वजह क्या है, उनकी कुछ प्राइवेट चीज़ें ऐसी होती हैं कि दरबार में वो सबके सामने खुलती है, फिर राइट, लोग डरते हैं इस चीज़ से। मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। शुरू से ही सभी लोगों को पता है कि मैं सिर्फ फ़ोन पे ही बात करता हूँ, फ़ोन से ही प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। क्योंकि मुझे क्या करना होता है, जैसे आपने मेरे से बात की, मैं आपसे आज बात करूँगा, आपसे सारी चीज़ समझूंगा, आपसे मैं डिटेल मांगूंगा, आपका दोनों का नाम, दोनों के फ़ोटो, दोनों के माता पिता के नाम ना, और जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि अगर मम्मी नहीं मान रही है, लड़की की मम्मी नहीं मान रही, तो लड़की मम्मी का फ़ोटो, अच्छा, ये सारी चीज़ें हम मांगेंगे आपसे। और उसके बाद में सेकेंड डे, जैसे कि कल सुबह 3:15 से लेकर और 7 बजे तक का टाइम होता है, उसमें हम लोग विधि करते हैं। मैं और मेरी टीम, जो मेरे पंडित लोग हैं, जो मेरी ब्राह्मणों की टीम है, हम सब लोग बैठ के, एक हमारे पास स्पेशल जगह है, मंदिर है, वहाँ हम लोग विधि करते हैं। वो मंदिर भी बताऊँ तो श्री कृष्ण के द्वारा स्थापित मंदिर है, शिवलिंग को उन्होंने स्थापित किया है श्री कृष्ण ने वहाँ, तो वहाँ पे हम लोग विधि करते हैं अक्सर करके। ओके। और जैसे हम विधि कर देते हैं, विधि करके, विधि होती है आपके नाम से और आपके संकल्प से विधि होगी, वो सारी चीज़ करते हैं। उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ। आपको सिर्फ एक छोटा सा टास्क मिलता है, आपको मंदिर जाना होता है। रेगुलर नहीं, जैसे सैटरडे के सैटरडे एक निश्चित टाइम दे देता हूँ कि आपको इतने सैटरडे मंदिर जाना है, प्रसाद चढ़ाना है और बस मंदिर में जाके ये चीज़ बोलनी है आपको सिर्फ वही काम करना है और कुछ नहीं करना। कोई आपको रेमेडी नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, बस जाके हनुमान जी को प्रसाद लगाना है, प्रसाद लगा के हाथ जोड़ के विनती करनी है कि ये मैंने काम करा है, ये काम हो जाए। और एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ उसको थोड़ा सा पाठ करना होता है 2 मिनट के लिए फ्री, फिर वो अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाए। कोई परहेज? हाँ, परहेज कुछ होते हैं इसमें। क्या क्या? पीने का और खाने का।
क्योंकि देखिए जब आपके नाम से विधि चल रही होती है, कोई अनुष्ठान चल रहा, इसको अनुष्ठान ही बोल लेते हैं, कोई अनुष्ठान ही चल रहा होता है, तो उसमें आपको, आप नहीं कर रहे हो ठीक है, लेकिन आपके नाम से चल रहा है, उसमें आपको सात्विक रहना होता है, मतलब मांस, अंडा, मीट, दारू ये सब छोड़ने होते हैं, प्लस आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है इसके अंदर कितने दिन तक, जब तक विधि चल रही है? हाँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि किसी के रिजल्ट आ रहे हैं 10 दिन में, किसी के रिजल्ट आ रहे हैं 15 दिन देखिए में। मैंने सभी को समझाया, अपने मेरे लोग जितने भी मुझसे बात करते हैं, अभी भी डेली मेरे से 30-40 लोग अपॉइंटमेंट में रहते हैं, मैं उन सभी को समझाता हूँ कि कभी कभी हो जाता है, देखा किसी का काम तो हो जाता है, जैसे आज विधि की और कल ही हो गया। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फीडबैक हैं, कुछ लोगों की शिकायतें भी हैं कि गुरुजी हमारा अभी तक नहीं हुआ, उनको 3-3 महीने हो गए, लेकिन उनको फिर भी मैं यही बोलता हूँ भाई थोड़ा सा वेट करो, हो जाएगा। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये जो नए बच्चे होते हैं ना, अभी जिनका नया नया प्यार है, उनको क्या थोड़ा जल्दी रहती है हर चीज़ की, बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है कि उन्होंने आज विधि कराई और कंटिन्यूस 5 दिन के बाद तो ये पूछने लग जाएंगे गुरुजी उसका तो फ़ोन ही नहीं आ रहा, और वो तो मेरे से झगड़ने लगे। उसका फ़ोन नहीं आ रहा, ये समझा नहीं मैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले सुना था जी कि आप जो काम करते थे वो इस तरीके से करते थे कि घर वाले नहीं मान रहे हो, लेकिन आप ये जो बात बता रहे हो ये तो कुछ एक तरफा प्यार के ऊपर जा रही है। नहीं नहीं, एक तरफा नहीं है। क्या होता है कि 2 लोग आपस में प्यार करते हैं, ठीक है, और वो पिछले 3 साल से एक साथ है, लेकिन किसी कोई प्रॉब्लम की वजह से, मतलब किसी झगड़े की वजह से या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनके संबंध आपस में थोड़े से दूर हो गए। वो एक हो सकते हैं। हाँ, उसी मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था कि अगर पति पत्नी तलाक के दौर पे पहुंच जाए। एक सवाल हो रहा है सर जी, एक तरफा प्यार भी पा सकते हैं? नहीं, एक तरफ देखिए इसमें क्या होता है कि एक तरफा प्यार आप इसलिए नहीं पा सकते कि जो कई आशिकों का दिल तोड़ दिया आपने ये बात बोल के। इसके लिए मैं शुरू से ही मना करता हुआ आया हूं कि भाई एक तरफा प्यार आप नहीं पा सकते। आप मतलब सामने वाले के दिल में आपके लिए कुछ होना चाहिए, सामने वाले के दिल में आपके लिए कुछ होना ही चाहिए, तभी हो सकता है। तभी हो सकता है। हाँ, आप 2 साल से 3 साल से 6 महीने से साथ में हो, घर वाले कितने ही अगेंस्ट हो, हाँ कितने भी अगेंस्ट हो, कास्ट मैटर नहीं करती, कोई मैटर नहीं करती, कास्ट मैटर बिल्कुल नहीं करती। मैं ज़्यादातर बताऊं तो इस वक्त जितने भी सारे केस करो मैं इंटरकास्ट के करता हूं अक्सर करके ज़्यादा, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं आती है। अगर सही कास्ट है, लड़का सही है, तो घर वाले मान ही जाते हैं आज की डेट में अक्सर करके, लेकिन इंटरकास्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी भी आती है, उसके लिए मैं करता हूँ। तो ये प्रॉपर एक यंत्र है, यंत्र है, एक नहीं है, बहुत सारे यंत्र हैं, बहुत सारे यंत्र हैं, हर चीज़ के लिए अलग यंत्र है। अब जैसे पति पत्नी में जो झगड़े चलते हैं या आपस में नहीं रह पाते, या किसी मैं बताऊं तो आपको, मैंने अभी कुछ टाइम में ऐसे केस किए हैं कि शादी हो गई, लड़की 1 महीने ससुराल में रही पति के पास, उसके बाद में आज उसको 4-4 साल हो गए, वो अपने घर से नहीं आ रही है, बात ही नहीं बन पा रही है। लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन फैमिली में अनबन है, या तो लड़की के बाप के नाक पे गुस्सा रखा है या लड़के के बाप के नाक पे गुस्सा रखा है। वो दोनों एक होना चाहते हैं, लेकिन फैमिली उनको एक नहीं होने दे रहे, शादी कराने के बाद भी। ये केस भी होते हैं सर? आराम, ये तो मैंने बड़े आराम से कर दिया। कोई एग्जांपल दो आप कि कैसा केस कोई आया हो जो पे बड़ा मुश्किल हो गया हो आपके लिए? नहीं देखिए, बड़े मुश्किल तो बताऊं तो मैंने कुछ टाइम पहले एक ऐसा केस किया, इसमें पूरा गांव खिलाफ था शादी के। बताओ थोड़ा सा डिटेल के बारे में। एक फैमिली थी, शायद ऑडियंस समझ सकते हो, आप भी समझ सकते हो, नाट बोलते हैं, नाट। जैसे कि कहीं मतलब एक लड़की दूसरी जगह शादी हुई हो उसकी, और उस लड़की के यहाँ कोई भाई ना हो, मतलब उसकी ज़मीन जायदाद जो हो उसके माँ बाप की, उसको संभालने वाला कोई ना हो, तो वो लड़की वापस वहाँ आ जाती है अपने पति को लेके अपने माँ बाप के पास, और वो माँ बाप ख़त्म हो जाते हैं, तो वो जो ज़मीन और जो उनकी जायदाद होती है उसको नाट बोलते हैं। तो मतलब एक वो परिवार एक नाट पे गया हुआ था, यानी कि वो जो फैमिली थी उस गांव में गई हुई थी। अच्छा। और एक अच्छी मतलब हमारे यहाँ आज की डेट में उस जात को, कास्ट का नाम नहीं लूँगा, उस कास्ट को अच्छा माना जाता है, और अच्छे पैसे वाले और अच्छे, सही कहूँ तो दम वाले, राजनीतिक पहुँच वाले लोग होते हैं। तो वो फैमिली उस गांव में रहने लग गई थी, मतलब वो फैमिली बस एक अलग गोत्र की थी, क्योंकि वो बाहर से गए थे, बाकी के वो लोग सब एक ही गोत्र के थे। अब वो उनके आराम से रह रहे थे, उसके एक लड़का हुआ, एक ही बेटा था उनके, और उस लड़के को प्यार हो गया
दूसरी जगह हुआ, दिल्ली में प्यार हुआ उसको, लेकिन उसी गांव के गोत्र वाली लड़की से। मतलब जो गांव जिस गोत्र का था उसी गोत्र की लड़की से लड़के को प्यार हो गया। ओके। ठीक है, कास्ट वही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, घर वालों ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है बेटे को प्यार हुआ है कोई बात नहीं। लेकिन बाद में जब गांव वालों को पता लगा, जब सारी चीज़ें हो गई, इधर इसकी फैमिली मान गई, उसकी फैमिली तो एक्सेप्ट कर ही लिया था, तो दोनों की बात भी हो गई, चुप जो सगाई वगाई होती है वो हमारे यहाँ चुपचाप कर लेते हैं कि ठीक है कर दो। लेकिन शादी के टाइम पे लोगों को पता लगता है, तो शादी के टाइम पे जब कार्ड छपे, जो शादी के कार्ड होते हैं वो कार्ड छपे, गांव वालों तक वो कार्ड पहुंचे, तो वहाँ पे हो गया बहुत बड़ा बवंडर। पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया, गांव नहीं आसपास के जो गांव थे 2 4 5 गांव वो भी इकट्ठे हो गए। पहली बात तो कोई ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं करें कि हम बारात में कैसे जाएं। भाई अपने ही गोत्र वालों के यहाँ बारात में नहीं जा सकते, बात भी सही थी उनकी। और हमारे गोत्र की लड़की यहाँ शादी करके कैसे आएगी? बात तो सही है। वो लंबा विवाद हो गया उसमें। मतलब लास्ट में आके फैसला ये हुआ कि वो शादी कैंसिल करनी पड़ेगी। अब दोनों की फैमिली बेचारी मान गई, क्योंकि गांव वाले तो गांव वाले होते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा सा जात का प्रपंच भी अलग है। और समुदाय ने पूरे एक समुदाय ने इकट्ठा होकर फैसला सुनाया कि शादी नहीं होगी। बेचारे दूर हुए वो, उस टाइम तो वो शादी कैंसिल हो गई। अभी उन लड़कों के पास, लड़की लड़कों के पास मेरा वीडियो वगैरह पहुंच जाती है, वो देखते हैं, वो दोनों मेरे से संपर्क करते हैं, मेरे से बात करते हैं। मैं उनके लिए विधि करता हूँ, मैं उनके लिए विधि करता हूँ। और उनकी शादी को आज 3 महीने हो चुके हैं, 4 महीने सॉरी 4 महीने उनकी शादी को हो चुके हैं। वो पूरा गांव मान गया है, पूरा गांव मान गया है, सब लोग मान गए। क्योंकि बीच में कुछ ऐसे लोग आ गए फिर अचानक, जैसे हमने विधि की, अब या तो समझ लो उनकी किस्मत थी या विधि की ताकत थी, तब जाके वो मामला सॉर्ट आउट हुआ। लेकिन उनकी शादी हो गई, 4 महीने हो गए, फर्स्ट क्लास रह रहे हैं दोनों में अभी भी। अच्छा, जो शुरू से आते हैं जैसे आपने फोटोज ली दोनों की, लड़का लड़की की, अब क्या शुरू होता है? देखिए पहली बात तो सबसे पहले क्या है, अपॉइंटमेंट लेते हैं लोग। मेरी टीम उनको टाइम दे देती है अपॉइंटमेंट का, कि भाई आपको इस दिन फ़ोन आएगा। मेरे नंबर के, जो मेरा खुद का पर्सनल नंबर है जिससे मैं बात करता हूँ, उसके 5 डिजिट उसके पास पहुँच जाते हैं। स्टार्टिंग के 2 डिजिट, बाकी के 3 डिजिट उसके पास पहुँच जाते हैं कि इस नंबर से आपको इस डेट को कॉल आएगा। मेरे पास उसकी लिस्ट आती है, लड़के मेरे पास भेज देते हैं कि भैया आज आपको इन लोगों से बात करनी। मैं उनको कॉल करता हूँ, मेरी उनसे बात होती है, उनकी परेशानी पूछता हूँ, क्या परेशानी है, क्या करवाना चाहते हो, तो वो बताते हैं। फिर मेरे को जो चीज़ लगती है, मेरे को लगती है कि मेरे को इससे ये चीज़ मांगनी है, जैसे फ़ोटो, नाम या कोई और प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली में क्या है, शादी का नहीं, ब्लैक मैजिक का भी प्रॉब्लम होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो वो डिटेल मैं उनसे उस वक्त मांगता हूँ कि आप ये डिटेल मेरे को शाम तक भेज दो। वो शाम तक वो डिटेल मेरे को भेज देते हैं व्हाट्सएप पे। वो जैसे डिटेल आती है, डिटेल मेरे पास सारी चीज़ें सबकी गुप्त रहती हैं, कभी मेरी टीम भी नहीं खोलती, मैं खुद ही खोलता हूँ। उसके बाद में उनके प्रिंट निकलते हैं, सुबह उनकी विधि होती है और उसी के साथ वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। विधि करने के बाद ख़त्म कर दिए जाते हैं। ये सिस्टम होता है जी। विधि में क्या होता है, विधि में जैसे हम एक साथ, अब थोड़ा सा लोड है तो एक साथ 15 20 25 लोगों की विधि करते हैं। उसमें क्या होता है कि 11 किलो तो बताऊँ आपको, खेल ही एक्चुअली में उसका है। हाँ, वही मैं जानना चाहता हूँ पूरा। हाँ, उसको सतनजा बोलते हैं। सतनजा क्या 7 है? तरीके का अनाज, 7 तरीके का अनाज, वो आता है। गेहूँ, बाजरा, ठीक है, कई सारी चीज़ें आती हैं। तो 7 तरीके का अनाज आता है। जैसे ही हम उस जो विधि होती है उसके बाद में पूरा अनाज, अब जैसे कि हमने 25 लोगों की विधि की तो अच्छी खासी क्वांटिटी में हो जाता है, तो उसको हम पक्षियों को डलवाते हैं। वो पक्षियों के लिए जाता है। जैसे जैसे पक्षी उसको चुगते हैं वैसे वैसे उधर वो काम करती है। मेन चीज़ है उस चीज़ की। मंत्र उच्चारण की तरह काम करते हैं इसमें। मंत्रोच्चारण बताऊं तो यंत्र के साथ ही मंत्र है, उसके लिए काम करते हैं। उसी के साथ साथ चलते हैं, यंत्र के साथ ही मंत्र चलता है। शराब वाली विधि, शराब के लिए देखिए ऐसा है, जिसकी शराब छुड़ानी होती है उसका फोटो चाहिए होता है, उसकी कुछ डिटेल चाहिए होती है, कितने दिन से पी रहा है। शराब हो चाहे सूखे नशे हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, शराब हो या सूखे नशे हो, कोई सी भी लत हो, तो पहले उसकी पूरी डिटेल चाहिए होती है कि कितने दिन से पी रहा है,
क्या क्या हरकतें करता है, दिन में पीता है कि रात को पीता है, वो सारी चीज़ें डिटेल आ जाती है, उसका फोटो आ जाता है। उसके लिए फिर वो विधि होती है, इसमें उसको सोमरस विरक्त कहा गया है यंत्र में। सोमरस विरक्त विरक्त। मतलब है तो वो दारू के लिए, लेकिन मैंने उसको कई सारी चीज़ों पे ट्राई किया है, नशे पे वो सक्सेस हुई है। ओके। लेकिन सोमरस मतलब वाइन के लिए उसको मैंने ट्राई किया है। तो उसमें क्या होता है कि उसकी डिटेल चाहिए होती है, हम उसके लिए विधि करते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है कि जो हम विधि करते हैं उसकी वो 7 दिन की विधि होती है। जो शराब वाली चीज़ है उसके लिए 7 दिन की विधि होती है, लगातार वो हवन में ही चलती रहती है। उसके बाद में हवन की थोड़ी सी बहुत उसके नाम से उसको भेजी जाती है। कोई दवाई नहीं भेजी जाती, कोई मेडिसिन नहीं भेजी जाती, थोड़ी सी बहुत उसके नाम से उसको भेजी जाती है। वो उसको किसी भी तरीके से खिलाई जा सकती है, खाने में, चाय में। उसके बाद में वो कभी भूल के भी मैं आपको फिर जिम्मेदारी दे रहा हूँ कितने कि दिन का है ये प्रोसेस? नहीं, जैसे हम वो बहुत पहुँचाते हैं ना, वो 2 दिन बहुत खिलानी होती है बस। 2 दिन के अंदर बस कितने % रिजल्ट है इसका? 1000%। 100% नहीं, 1000%। 1000% रिजल्ट है। वो क्या है, जैसे कि आपने उसको आज बहुत दे दी, मतलब असर तो उसको विधि के हम जैसे विधि स्टार्ट करेंगे ना तभी से होने लग जाएगा। असर उसको तभी से स्टार्ट होने लग जाएगा कि जैसे वो शराब पी के हंगामा करता होगा, तोड़ फोड़ करता होगा, घर वाले बच्चों को पीटता होगा, वो तो धीरे धीरे तभी डाउन हो जाएंगी। उसकी खुद की इच्छा उसको छोड़ने की होने लग जाएगी। मतलब जो उसको दारू को ढूंढ के पीता होगा ना, वो खुद ये कोशिश करेगा यार मेरे को नहीं पीनी पड़े, वो तभी से कोशिश करने लग जाएगा। लेकिन जैसे ही वो भभूत खाएगा, वो उसके 7 दिन के अंतराल में दारू छोड़ दीजिए आप, मैं कह रहा हूँ, वो कोल्ड ड्रिंक को भी टच नहीं करेगा। जो पेप्सी और ये कोला आती है, या ऐसा क्यों? विरक्ति हो जाती है उसकी। नहीं, पेप्सी तो चलती है वैसे लाइफ में। वो उसको भी टच नहीं करेगा ना, उसको देख के भी उसको मेरे को नहीं पीनी, माइंड उसका पलट जाएगा। पलट जाएगा। थर्ड पार्टी जो आप बता रहे हो, सबसे कॉमन केसेस है आज के टाइम पे थर्ड पार्टी के। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोल दो आप चाहे। बहुत सारा काम किया है मैंने इन चीज़ों के ऊपर, बहुत सारे घर बचाए हैं, कोई बहुत सारी हैं। दीदी अब पूरी डिटेल देखोगे तो आप, इतनी सारी लेडीज इतनी सारी परेशानियों में आई है मेरे पास, बहुत सारे घर बचाए मैंने। मतलब थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्वमेंट है आज की डेट में बताऊं आपको, तो सबसे ज़्यादा अभी बड़े शहरों में और नए शहरों में एक जो आपका जिम का प्रचलन चला है ना, जिम, लोग जिम जाते हैं, वहाँ पे केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अभी पिछले 1 महीने में जिम के मतलब उनके पति या उनकी पत्नियां या तो टेंडर। आप जिम छुड़वाओगे कहीं होगा? नहीं, रियली में बता रहा हूँ, मेरे पास जो केस आए अक्सर करके जिम की तरफ से ज़्यादा आ रहे हैं। जो पत्नियां होती हैं वो बेचारी इतनी परेशान हो जाती है, पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है। लेकिन इतना है, उसके लिए मैं उन माता बहनों से ये अपील कर सकता हूँ कि मैं 1000% इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, वो मुड़ के भी नहीं देखेगा उधर। टाइम लगता है थोड़ा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने, जैसा केस होगा उसी हिसाब से डीलिंग होगी, लेकिन वो मुड़ के नहीं देखेगा। बुक्स का बताओ सर आप मेरे को थोड़ा सा, कि क्या है, कैसे काम करती है, और लिखाई क्या है, क्या क्या है? आपने ये तो बता रखा है पूरा, सारी चीज़ मैंने आपको बता रखी है। मैं बताऊं आपको, ये आप इसकी सारी चीज़ें लोगों को हाँ दिखाइएगा। देखिए, अब इसमें एक पेपर है, इसको मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है शुरू से ही। हाँ, इसकी फोटो साइड में आ रही होगी। हाँ, ये मतलब आप समझ नहीं पाओगे क्या लिखा हुआ है, कौन सी बात, मतलब है तो मैं देख सकता हूँ हिंदी में, लेकिन इसको इसी तरीके से बोलना होता है जिस तरीके से इस पे लिखा है। इस पे जो चीज लिखी हुई है आपको उसी तरीके से बोलनी होगी, उसमें आप 1 भी इंच का फर्क नहीं कर सकते। अब देखिए, इसमें गीता है सबसे पहले। हाँ जी। अब देखिए इसकी राइटिंग देखिए गुरुजी की। नहीं, गीता के कितने श्लोक हैं इसके अंदर? पूरे जो आज की गीता में है। ओके। जो आज की मतलब बिल्कुल मैच करती है, गीता मैच करती है, प्लस इसमें गोपाल सहस्त्रनाम है, मैच करता है, प्लस इसमें विष्णु सहस्त्रनाम है, मैच करता है, इसमें गुरु कवच है, बिल्कुल मैच करता है जो आज की डेट में है। लेकिन इसमें हनुमान चालीसा है, वो मैच नहीं करता है। लिखी उन्हीं गुरुजी ने है, एक ही गुरुजी ने लिखी है। जब उन्होंने गीता लिख दी, देखिए 200 साल पहले, मैंने पहले भी यही बात कही है, ना तो व्हाट्सएप था,
ना कोई ऐसी चीज़ थी कि आदमी गूगल से डाउनलोड करके देख ले। मतलब उन्होंने या तो कहीं पढ़ा था या अपने गुरु से सीखा था, तब उन्होंने इसकी रचना की थी। तो हर एक चीज़ परफेक्ट है इसमें, सिर्फ हनुमान चालीसा अलग है। हनुमान चालीसा काफ़ी सारा अलग है, बहुत फ़र्क है, जो मैंने आपकी वीडियो पहले भी बताया है और मैंने भी पूरा अब डाल दिया लोगों के लिए, वो देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पे। मैंने पूरा का पूरा हनुमान चालीसा उनको वहाँ पे डाल दिया है। बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं साहब हनुमान चालीसा, नहीं चले जाओ भाई वहाँ देख लो, हर किसी के लिए तो मैं भेज नहीं पाऊंगा। नहीं, हम कुछ प्रिंट्स लगा देंगे इसके। हाँ, आप भी लगा आसपास सकते हो कि ये इसके अंदर है स्पेशल। और क्या स्पेशल है इसके अंदर सर? इसमें। देखिए बताऊं तो यंत्र हैं सारे, यंत्र और कुछ मंत्र जो या तो मेरे को नहीं पता गुरुजी ने मेरे को दिए थे वो, या मैंने कभी उनको उच्चारण किया हो, अभी करता हूँ उनका करता हूँ तो उसका मेरे को परिणाम मिलता है, लोगों के लिए भी उसका अच्छा खासा परिणाम मिलता है। आपको ये समझने की कितनी मुश्किल हुई शुरू में ये बुक? ये आपको समझा दी गई थी एक बार? नहीं, समझा दी गई थी गुरुजी के द्वारा। ओके। गुरुजी के द्वारा समझा दी गई थी। वो यंत्र वगैरह सारे उन्होंने बताए थे कि ये यंत्र इस काम आएगा, ये यंत्र इस काम आएगा। अच्छा, उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। कैसे? कि जैसे उन्होंने बताया कि ये शादी के लिए है, तो उसमें मैंने एक दो अपनी तरफ से मॉडिफाई करके देखा कि इसके लिए भी कर सकता हूँ क्या। जैसे कि एक कोई केस आता है और वो इस लाइन का नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसको उसके लिए ट्राई किया तो वो काम हुआ उसका। तो काम करता है? हाँ, काम करता है। मतलब मेरे को बताया एक चीज़ के लिए गया था कि भाई ये इसके लिए है, तो मैंने एक दो चीज़ के लिए और ट्राई करके देखा तो उसमें वो काम करता है। एक महीने के कितने केस सॉल्व कर देते हो अभी आप? देखिए एक महीने में मैं बताऊँ आपको, मैं ज़्यादा नहीं करता क्योंकि मेरे पास खुद का भी काम है, आपको पता है टाइम कम रहता है, लेकिन 30 लोगों से एक दिन में मैं बात करता हूँ। 30 लोगों से बात करते हो एक दिन में? एक दिन में? एक दिन में बहुत बड़ा नंबर है ये। हाँ, 30 लोगों से बात करता हूँ। 900 लोग? 900 क्या, 1000 हो जाते हैं, क्योंकि 100 लोग ऐसे भी होते हैं जो अचानक टपक जाते हैं, कहीं ना कहीं हो गए, जैसे मिल जाते हैं। मैं कहीं निकल के जा रहा होता हूँ तो मिल जाते हैं, पकड़ लेते हैं, तो फिर उनके लिए करना होता है। ये 30 लोगों से तो मैं कॉल पे ही बात करता हूँ। कॉल पे बात करके उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको डील करता हूँ। अब देखिए मेरे पास लोग ज़्यादा इसलिए आते हैं कि अब दरबार में कहीं जाएं वो, अब वो बैठेंगे तो उनके पीछे शायद हजारों लोग बैठे होंगे, और जब जो दरबार वाले गुरुजी हैं उनसे बात कर रहे होते हैं तो सभी लोग सुनते हैं उस बात को। प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होती है, वो लोग वहाँ जा नहीं पाते, अपनी समस्या सॉल्व करा ही नहीं पाते। बहुत सारी हैं बेचारी माता बहनें, उनको तो कोई ले जाने वाला ही नहीं है। भाई उनको जाएं कैसे, वो अपने पति से छुप के जा नहीं सकती। अब कोई दरबार लग रहा है कहाँ, कोई दरबार लग रहा है कहाँ, अभी तो बिल्कुल कोई वो नहीं है, इसलिए वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आप मेरे से तो सीधा है, मेरे नंबर्स आपके यहाँ रहते हैं, कोई भी कॉल कर सकता है। इतना है थोड़ा सा बस कि इंतजार करना पड़ सकता है। ब्लैक मैजिक, प्रेत बाधा, बहुत केसेस आए आपके पास जी, वो कैसे सॉल्व किया आपने इसके थ्रू? उसके लिए भी इसमें यंत्र है, प्रॉपर एक यंत्र है? प्रॉपर एक यंत्र है। मैं बताऊं आपको दीप जी, इसमें देखो पहले भी मेरा झगड़ा जो और आज डेट में जो तांत्रिक चल रहे हैं उनसे इसी बात पे चल रहा है। मेरे पास अंधविश्वास के पीछे मेरे पास बताऊं तो आपको फ़ोन पे कई सारी लोगों के कॉल भी आए कि यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो वैसा। मैंने को एक ही चीज़ समझाई है कि तंत्र को तो तुम झुटला नहीं सकते भाई, तंत्र को ना तो मैं झुटला सकता हूँ, मैं अभी ये कहूँ तंत्र अंधविश्वास है नहीं कह सकता, क्योंकि है, बनाया गया है, शिव जी के द्वारा बनाया गया, लोगों की भलाई के लिए बनाया गया, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बनाया गया है, तो ये तो गलत नहीं है। इसको गलत हम जैसे लोग ही करते हैं। ओके। अब भी आपने देखा होगा, मैंने उस एक दिन और भी बात की थी, उसमें यह है कि लोग जहाँ चाहे वहाँ तो आत्मा को बुला देते हैं, जैसे चाहे वैसे आत्मा को उंगली में नचा लेते हैं। लेकिन मैं इस किताब से बताऊँ आपको, इतना सीखा हूँ कि आत्मा से कनेक्ट होने के लिए आपको बहुत बड़ी प्रोसेस करनी होती है, उसका आह्वान करना होता है। आत्मा को बुला सकते हो, सही बात है, लेकिन आप एक इतने सिंपल वे में आत्मा को नहीं बुला सकते कि बस आपने चुटकी बजाई और आत्मा आ गई। उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। एक नॉर्मल आदमी, मतलब मैं नहीं कहता कोई सिद्धि, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, इस किताब की कसम खा के कहता हूँ, मैंने ना तो कोई सिद्धि की है, ना कोई साधना की है, और ना ही मैं कोई स्पेशल मेरे को वो मिली है। बस गुरुजी की ये देन है, इसी के ज़रिए लोगों की मदद करता हूँ। लेकिन इसमें सारी चीज़ें साफ साफ बताई गई हैं कि आप आत्मा का आह्वान करना है आपको तो ऐसे करना है, इस तरीके से करना है।
आप कौन कौन सी आत्मा का आवाहन कर सकते हो, कब कर सकते हो, उसमें ग्रह, तिथि, नक्षत्र सारी चीज़ देखी जाती है, उसके बाद में आह्वान किया जाता है। कोई एक दो केस उसके बाद आया आपके पास? कई सारे केस आते हैं दीप जी। देखिए, ब्लैक मैजिक का आज की डेट में कुछ ज़्यादा है। मतलब आज से 100 साल पहले ब्लैक मैजिक था ही नहीं कहीं। ऐसा क्यों? जरूरत नहीं थी ना लोगों को। तंत्र तो हजारों सालों से तंत्र है लेकिन ब्लैक मैजिक नहीं था। मैं आपको सीधी सी बात बता दूं कि ब्लैक मैजिक उसको कहते हैं जो गलत करता है, और तंत्र उसे कहते हैं जो लोगों की मदद करता है। अब ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, येलो मैजिक, ब्लू मैजिक, ये भी ऐसा है कुछ क्या? कुछ नहीं होता। हाँ। सिर्फ तंत्र होता है। मैंने बताई हुई है कि तंत्र के 10 रास्ते हैं, 11वां रास्ता आप चुन नहीं सकते। अब आप उसको अच्छे काम के लिए यूज करो या बुरे के लिए? या बुरे के लिए। जो बुरे के लिए यूज होता है वो ब्लैक मैजिक ब्लैक हो जाता मैजिक है, सीधा सा है। तो आप केसेस बताइए कुछ और सॉल्व हुए हो अपने। बहुत सारे हैं। मारण क्रिया कर दी जाती है लोगों पे। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इसमें भी तंत्र में भी बता दूं, जो गलत चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा गलत, वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं लोगों के लिए। एक विज्ञान है तंत्र के जरिए, वो उसकी क्या एक प्रारूप बन जाता है। आपने कोई सिद्धि नहीं की हुई, आपने कुछ नहीं किया हुआ, लेकिन आप एक विज्ञान के जरिए, तंत्र की जो प्रक्रिया है उसके जरिए कोई काम करोगे तो आप भी किसी का कोई नुकसान कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि स्पेशल कोई तांत्रिक ही चाहिए इसके लिए। जैसे कि आपने बचपन से अब तक देखा होगा, आपको नज़र लगती होगी तो आपकी माँ आपकी नज़र उतारती होगी, सीधा सा उतारती है। अब वो है तो तंत्री, आपकी नज़र उतर भी जाती है, तंत्री है, लेकिन आपकी माँ कर सकती है उसको। तो अगर सही विधान से किया जाए तो इसको कोई भी कर सकता है। ठीक से पढ़ा जाए, उसकी प्रक्रियाओं को पढ़ा जाए कि आपको इस तरीके से करना, हर कोई किसी का नुकसान कर सकता है, हर कोई किसी का फायदा कर सकता है। तो ये जो छोटी छोटी ये मारण क्रिया हुई या विद्वेषण हुआ या चाटन हुआ, ये बड़ी आसानी से सिद्धि लोग कर लेते हैं, छोटी मोटी। अब जैसे कि बचपन से हम सुनते हुए आए हैं और मैंने भी पढ़ा है, साई जानते हो आप? साई एक कांटेदार जो मूसा होता है जो कांटे फेंकता है, उसको कुछ और बोलते हैं, समझ गया मैं। तो उसके कांटे होते हैं, पॉर्क्यूपाइन। ऑर्क्यूपाइन। उसको अगर आप उसके 2 कांटे लेके आप किसी के घर में भी गाड़ दो, आंगन में जाके, आपको उसका रिजल्ट 2 दिन में पता लग जाएगा। क्या रिजल्ट है? उसके घर में इतना कलेश होगा, मतलब कि वो लॉजिक लोग, क्या है इसके पीछे? विज्ञान है, तंत्र है। तंत्र ने इस चीज को क्लियर किया है पहले कि भाई अगर इसके 2 कांटे किसी के घर में गाड़ दिए जाएं तो ग्रह कलेश होगा। उसके साथ एक मंत्र है जो बोला जाता है, वो मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, लेकिन उसको उच्चाटन कहते हैं उसको। आपको कोई बड़ी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई सिद्धि करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भी साधना करने की जरूरत नहीं है। आप बस 2 स्याही के कांटे लाओ, कहीं से भी ले आओ, और जिसके यहाँ आपको झगड़ा कराना है उसके बीच बीच आंगन में गाड़ दो। वो मंत्र बोलते हुए उस मंत्र को ना सिद्ध करने, साबर मंत्र कहलाता है, और जो स्वयं सिद्ध होता है उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, बस उसको बोलते बोलते गाड़ दो, वापस आ जाओ, 2 दिन बाद उसका असर देखो आप। तो ये बहुत सारी चीजें जो तंत्र, गलत चीज है ना, वो बड़ी आसान है तंत्र में। कहते हैं जब आप किसी के ऊपर तंत्र ब्लैक मैजिक करते हो तो रिजल्ट ऊपर अपने ऊपर भी आता है। ये बाद में आता है। तो ये जो अब हम कर रहे हैं, ये 2 पॉर्क्यूपाइन के कांटे लिए और काट दिए, तो ये इसका रिजल्ट कैसे हमारे ऊपर बैकफायर करेगा? आपके घर में भी कलेश होना है, आपके बगैर कांटे को होगा, अभी नहीं होगा, पहले आपको संतुष्टि मिलेगी, पहले आपको संतुष्टि मिलेगी कि आपने उसके घर में झगड़ा करा दिया। मतलब आपको तो आपके कर्म की सजा मिलनी है, आप गलत कर रहे हो, लेकिन उसका घर तो आपने बर्बाद कर दिया। उसको तो होना है, असर होना है, ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं होगा। तंत्र कोई भी कर सकता है, कर्म की सजा तो भगवान ही देगा है। सीधी सी बात है, तंत्र कोई भी कर सकता है। मैं हमेशा सभी लोगों को ये समझाता हुआ हूं कि तांत्रिक बनने की जरूरत नहीं है, आपको लंबी लंबी जटाएं करने की जरूरत नहीं है, आपको तिलक छाके लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अलग तरीके के कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। आप ठीक से पढ़ो, आप कुछ भी कर सकते हो। साधनाएं जो होती हैं जी, आजकल देवियों की 10 महाविद्या हैं, इनकी साधनाएं होती हैं। मैंने आपको पहले भी आपके एक पॉडकास्ट में कहा है, मैं अब भी कह के जा रहा हूं, अगर किसी माई के लाल पे साधना है, सिद्धि है, तो मैं बैठा हुआ हूं। 50 लाख रुपए मैं एनी टाइम दे सकता हूं, अगर सिद्धि का मेरे को साबी दिखा दे। सीधी सी बात,
क्या है फिर वो जो उनके पास पावर्स हैं? अब जैसे किसी ने 1.5 फुटिया एंटिटी को सिद्ध किया हुआ है या साधना की हुई है या फिर कर्ण पिशाचनी है, ये क्या है? देखिए मैंने आपको बताया कर्ण पिशाचनी एक बहुत छोटी सी सिद्धि है, लेकिन अगर सही बात बोलूँ ना तो कर्ण पिशाची भी किसी ने सिद्ध नहीं कर रहा। कि आप अगर ये पर्ची वाले अगर बात करते हैं, वो एक अलग चीज है। क्या है इसमें आपको एक चीज आप ठीक से गौर कीजिए कि जितने भी पर्चे वाले हैं बाबा, स्वर विज्ञान है। मैं आप चीज बताता हूँ, एक मिनट मेरी बात समझ लीजिए, हो सकता है आप खुद ही आपको मेरी बातों से आपको आंसर मिल जाए। जितने भी पर्ची वाले बाबा हैं, मैं बता दूं, मैंने खुद ने कुल गिने हुए हैं, एक एक, मतलब एक 8 साल का बच्चा पर्ची खोलता है और एक 80 साल का बुढ़ा पर्ची खोलता है। इसके बीच में सारे लोग आ रहे हैं, जिसमें पंडोकर सरकार भी आ रहे हैं, इसमें बागेश्वर सरकार भी आ रहे हैं, इसमें और भी आ रहे हैं, एक अभी इंदौर में बैठने लगे हैं वो आ रहे हैं, बहुत सारे। कुल मिला के मैंने जब उन सबकी गिनती की तो ये 691 के आसपास बैठे थे टोटल। 691 टोटल बैठे थे। और ये सारे बताऊं तो आपको वहीं से निकलते हैं, उसी इलाके से, दतिया क्षेत्र से। क्यों? अब ये चीज आप गौर कीजिए, क्यों? दिल्ली में है कोई पर्ची निकालने वाला बाबा? सुना है आपने? दिल्ली में है क्या कोई? बम्बई में सुना है कोई आपने? जितने भी निकल रहे हैं वो वहीं से निकल रहे हैं सब। मतलब वहां एक ऐसा कोई सूत्र है, ऐसी कोई चीज है जो उन लोगों तक पहुंच जाती है और वो लोग उसका यूज कर रहे हैं। अब या तो वो तंत्र है, सीधी सी बात बता दूं आपको, या तो वो तंत्र है या कोई कला है, जो भी है, लेकिन वो मिल वहीं रही है। मैं एक हमारे यहाँ गोवर्धन के पास एक अवध सरकार नाम से अभी पर्ची निकालने लगे हैं वो, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ और बहुत दिनों से मैं आता जाता रहता हूँ, क्योंकि मेरी ज़मीन है वहाँ बहुत सारी, उनके पास में उनका आश्रम है। तो मैं उनसे पर्सनली बात की, मैंने कि यार अब सरकार बताओ तो सही क्या है। उन्होंने मेरे को आज तक नहीं बताया, लेकिन वो आए पंडोकर से हैं, वो 8 साल पंडोकर सरकार रह के आए हैं, सीख के वहीं से आए वो। आजकल आपने देखा कि एक लड़की है बड़ी फेमस हुई थी अभी, जो माइंड रीडिंग करती है, सुहानी सा। सुहानी सा। देखिए उसका काम अलग है, वो ट्रिक यूज करती है, वो तो खुद बोलती है कि मैं ट्रिक यूज करती हूँ, माइंड रीड करती हूँ, मैजिक करती हूँ। लेकिन अगर वो ना अपने मुंह से बोले मैं ट्रिक यूज करती हूँ, तो वो भी एक तंत्र है लोगों की नजरों में। देखिए अब वो सुहानी साहब थोड़ी देर, अब तो बहुत सारे हो गए, अमर सिंह जी भी हैं, कई सारे, अभी बहुत सारे चैनलों पे उनके शो चल रहे हैं। ट्रिक एक अलग चीज होती है, ट्रिक को करने के लिए आपको किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ती है। जैसे अब जैसे कि सुहानी साहब को आप देख लीजिए कभी भी, जैसे हमारे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो पहले पर्चा लिख देते हैं तब बुलाते हैं आपको, लेकिन सुहानी साहब को, ठीक है समझ गए, लेकिन मेरा जो जानने का मकसद है वो यही है कि जब आप कह रहे हो साधना सिद्धि नहीं है, तो फिर ये क्या है? कला भी तो होती है सरकार। साधना सिद्धि के अलावा कला भी तो होती है। बागेश्वर धाम जो नटनी बिगर किसी चीज के सहारे एक छोटी सी रस्सी पे चल लेती है, मतलब 5 साल की बच्ची एक छोटी सी रस्सी पे चल लेती है बिगर किसी चीज का सहारा लिए हुए, वो कला से ही चलती है, उसके पास कोई सिद्धि और साधना नहीं होती। एक एपिसोड देखा मैंने बागेश्वर धाम का, बात चल रही थी, उस बारे में दिमाग में आया। मैं जब तक हर चीज को ना डाउट से देखता हूँ सर, जब मैंने बागेश्वर धाम का वो एपिसोड देखा ना, मेरे पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए। कौन सा? एक लड़का आके बैठता है और वो शादीशुदा होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा मैरियल अफेयर में पड़ा हुआ होता है। तो बागेश्वर धाम लिख देते हैं कि भाई लव की समस्या को लेके आया है ये वो, तो वो बार बार ठुकराता है कि लव नहीं लिखा है, लव नहीं वो लिखा मैंने है। भी देखा, उसकी माँ बुलाता है, उसकी माँ को बुलाते हैं, वो बहस करता है। हाँ, बहुत सारी लिखा तो लव ही हुआ था। हाँ लिखा तो लव ही हुआ था। हाँ, जब हमने भी कैमरे में जूम करा वो लव लिखा हुआ था। लव लिखा हुआ। एग्जैक्ट चीजें कैसे पता लग रही है बिना साधना सिद्धि के? नहीं ऐसा नहीं है दीपक जी, अब वही वाली बात आ रही है, सुहानी साहब भी तो बगैर साधना सिद्धि के आपकी सारी चीज बता रही है आपको। लेकिन वही बात है ना, वो पहले लिखवा लेती है। हाँ, वो पहले लिखवा लेती है, ये देखिए, खुद ये बैठा के लिख देते हैं। कुछ कलाएं होती है। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद कहा है, ना तो कभी उन्होंने ऐसी कोई सिद्धि की है, नहीं की है ना। जैसे और लोग चैलेंज देते हैं टीवी पे आके या अपने दरबार में बैठ के कि मेरे पे ये, कभी बागेश्वर धाम सरकार को आपने सिर हिलाते हुए नहीं देखा होगा।
वो एक अपनी एक कला है उनके पास और उसी से वो काम कर रहे हैं। वो अलग अलग तो नहीं जा रहे कहीं। उनके पास जो कला है, पंडोगर सरकार है। मैं बताऊं तो बागेश्वर सरकार को तो हम लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी को हम कोरोना के बाद जानने लगे। उससे पहले ये थे जो पंडोगर सरकार में है, गुरुचरण जी महाराज। मैं उनसे पर्सनली मिला हूं, उनको जाके देखा हुआ है मैंने। लेकिन एक चीज है दीपक जी, इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें अटक जाती हैं। आपने शायद न्यूज में सुना होगा या पढ़ा होगा, श्याम बाबा नाम सुना है आपने? बहुत बार। श्याम बाबा, खाटू श्याम? नहीं, श्याम बाबा ये जो अंधविश्वास फैलाते हैं उनके खिलाफ उनकी बहुत बड़ी सोसाइटी काम करती है महाराष्ट्र ठीक में। है, मैं समझ गया। जिन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज किया था और वही किया था। सेकंड डे सारा प्रोग्राम तय हो गया था कि हम आएंगे, कैंसिल हो गया। शास्त्री जी निकल आए थे वहां से। देखो मेरी बात सुनो सर, इसमें मैं भी होता ना तो मैं भी मुंह नहीं लगता। वजह क्या जरूरत है किसी 100 बंदे आपके पक्ष में है, कोई एक बंदा अगर खिलाफ है तो हमें उसे संतुष्ट क्यों करना है? नहीं, आप बात नहीं समझ रहे। वो एक बंदे खिलाफ थोड़ी आपके, उस एक बंदे ने शायद हो सकता है हजारों आदमियों को आप खिलाफ कर दिया हो। आज मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन है कि उस दिन शास्त्री, बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, देखा हुआ है मैंने, और सच कहूँ तो 2 बार मिला हुआ भी हूँ। इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन वो प्रश्न आज भी मेरे दिमाग में है कि वहां से निकल क्यों आए। मेरे दिमाग में नहीं है ये प्रश्न। मेरे में है, नहीं लगाना चाहिए था। ये मैं बताता हूँ आपको, ये सारी चीजें नियति के हिसाब से चलती हैं, सिस्टम के हिसाब से ये सारी चीजें चलती हैं, और कुछ नहीं है। इसको आप सिद्धि कह लो, साधना कह लो, अलग अलग चीजें। कभी आपके साथ हुआ ऐसा? कैसा? जैसा प्रेत बाधा के कोई केस में आपके पीछे कोई प्रेत लग गया हो वहां से हटके? देखिए, मैंने जितने भी काम किए ना तो आज तक मुझे कहीं डर लगा है। बताऊं तो मैं रातों रात शमशानों में जाके लोगों को उठा के लेके आया हूँ, तांत्रिकों को जाके पकड़ा है, शमशानों में जाके पीटा है, यहाँ तक कि पुलिस फोर्स लेके गया हूँ कई जगह। तो वहाँ कहता पुलिस थाने जाके पुलिस से मदद लेके और कई लोगों को पकड़ा है इसी चीज़ को करते हुए, मतलब लोगों का गलत करते हुए। तो मुझे तो आज तक ना तो कोई बैक अटैक हुआ, ना ही कभी डर लगा, और ना ही मेरे से कोई केस आज तक ऐसा हुआ कि मुझे ये लगा हो कि मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँ। क्योंकि 2 तरह की एंटिटीज होती हैं, एक होती है ह्यूमन, एक होती है इनह्यूमन। इनह्यूमन में ये सारी एंटिटीज आ जाती हैं, 1.5 फुटिया, ब्रह्म राक्षस, ये सब ह्यूमन एंटिटीज, नॉर्मल प्रेत। अब मैं आपको देखो दीपक जी क्या बताऊँ, 1.5 फुटिया है, मैंने उस दिन ही बताया था 1.5 फुटिया को कोई कुछ कह लेता है, कोई कुछ कह लेता है, लेकिन मैंने जितना जान पाया हूँ ये सब एक दूसरे के प्रारूप हैं, एक दूसरे के पीछे ही चलते हैं और कुछ नहीं है। अब 1.5 फुटिया का नाम बताऊं तो आपको कब से प्रसिद्ध हुआ है? 1.5 फुटिया को कोई नहीं जानता। 1.5 फुटिया प्रसिद्ध कहाँ से हुआ, लोग 1.5 फुटिया को कहाँ से जानने लगे कि इसकी खरीद फरोख्त होने लगी, ये बिकने लगा। कुछ सच कहूँ तो वो तांत्रिक भी नहीं कह सकते, उनको सौदागर कहते हैं। ये बोल गए कि हम 1.5 फुटिया है हमारे पास और हम काम करा सकते हैं, तो उन्होंने वही ट्रिक यूज करके बड़े बड़े व्यापारियों को, कुछ राजनीति के लोगों को पागल बना के ये चीज़ यहाँ से यहाँ करवा दी, वो चीज़ वहाँ से वहाँ करवा दी, और उसके बाद में यूट्यूब पे 1.5 फुटिया का प्रचलन चालू हुआ। आज की डेट में 1.5 फुटिया इसको कहते हैं। किताबों में तो कहीं है नहीं, शास्त्रों में कहीं है नहीं 1.5 फुटिया। अच्छा, उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है? नहीं है। ऐसे तो देखो आजकल के लोगों ने बहुत सारी एंटिटी बनाई हुई है, बहुत सारी। अगर हम लिखने बैठे ना तो शायद 100 पन्नों की किताब भी कम पड़ जाएगी, सारे नाम लिखने बैठे तो। हर क्षेत्र में जाके आपको हर एंटिटी का नाम अलग मिलेगा। कुछ दरबार वाले हैं जो अपने आप ही एंटिटी का नाम मुंह से जो निकल गया वही एंटिटी तैयार हो गई। ये सब चलता है और कुछ नहीं है। अच्छा सर, दोबारा बुक पे आते हैं। जैसे कि आप किसी की शराब छुड़वा देते हो जी, कब तक रहता है रिजल्ट? 6 महीने बाद वो दोबारा पीने लग जाए, साल भर बाद वो दोबारा? मैंने आपको स्टार्टिंग में जब आपने पूछा था तो आपको यही बताया था कि वो जीवन भर कोल्ड ड्रिंक की तरफ भी नहीं जाएगा। जीवन भर? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी यही है? सेम कंडीशन है हर की चीज की। जैसे कि आप गृह कलेश जो हो रहा होता है उसके विवाद छुड़वा देते हो। मैं बताऊं आपको, गृह कलेश की बात कर रहे हो, मैंने तलाक होने के बाद लोगों को एक कराया। तलाक हुए 2.5 साल हो गया। और जो आप शादी कराते हो वो भी क्या गारंटी है कि पूरी लाइफ चलेगी? पूरी लाइफ। अब इसका तो मैं गारंटी कैसे ले लूं? अगर अलग ही कोई मामला हो तो उसमें कुछ नहीं कह सकता।
लेकिन इससे कोई मतलब उल्टा असर नहीं होता, यह कन्फर्म है, वो कोई उल्टा असर नहीं होता और आराम से ज़िंदगी चलती है। लेकिन सीधी सी बात है, देखो घर चलते हैं प्यार से। ये किताब घर थोड़ी चलाएगी आपकी, ठीक है आपकी सारी चीज़ें सॉल्व कर लेगी, आपकी जो परेशानियां हैं लोगों के दिमागों को ठंडा कर लेगी, आपकी तरफ मोड़ देगी, लेकिन आप ये चाहें कि सारी ज़िंदगी की मैं जिम्मेदारी ले लूँ, वो नहीं ले सकता। इतना ज़रूर है कि हाँ शादी हो जाएगी सब, अब तुम सही तरीके से रहोगे हो सकता है तुम 6 महीने बाद तलाक के लिए भी अर्जी डाल दो, होता है अक्सर करके। लेकिन तलाक भी मैं रुकवा देता हूँ, तो उसमें भी मैं तैयार हूँ। जाते जाते कुछ कहना चाहोगे दर्शकों को आप, तंत्र के लिए, भूत के लिए, किसी भी चीज के लिए, या फिर कैसे आजकल जैसे हम बात करते हैं ना ब्लैक मैजिक की, काफी वो पितृदोष भी निकल रहा है, तो कैसे पितरों से, जैसे लाल किताब में लिखा हुआ है कि कैसे पितरों को खुश करके अपनी लाइफ में खुशी ला सकते हो, कुछ ऐसा आप नॉलेज देना चाहोगे? देखिए, मैं जितना समझ पाया हूँ, मैंने जितना सीखा है अपने गुरु से या किताब से, पितृदोष भी अलग तरीके के होते हैं। पितृदोष 2 तरीके से होते हैं। एक, या तो आप अपने पितरों को टाइम से उनका जो पिंडदान होता है वो नहीं कर पाए, या उनका जो 16 संस्कार होते हैं वो पूरे नहीं कर पाए, लास्ट में आके अंतिम संस्कार पूरा नहीं कर पाए, सटकर्म उनका पूरा नहीं कर पाए, उसकी वजह से आपको दोष लगता है, वो आपको श्राप देते हैं। एक तो वो होता है, उसका तो सीधा सा है, उनसे बस माफ़ी मांगो, उनको तर्पण करो, उनके हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लोगे, वो आपके हो जाएंगे। एक पितृदोष, अगर आपके पितरों ने, मतलब ऐसा कहा जाता है कि कोई भी चीज़ हो 3 पीढ़ियों तक चलती है। अगर कोई पाप मैंने किया है तो मेरे को बेटे को भी भुगतना पड़ सकता है, मेरे बेटे के बेटे को भी भुगतना पड़ सकता है। अगर ऐसा कोई दोष आपके पितरों ने किया है, आपके पितरों से कोई पाप हुआ है, वो पाप का फल आपको अगर भोगना है, भोगना ही पड़ेगा, वो भोगना ही पड़ेगा। उसके लिए ऐसा किया जा सकता है कि आप उसके लिए पूजा पाठ या हवन विद्या, ये सारी चीज़ें एक सात्विक तरीके से जिंदगी। देखिए, मैं बताऊं, जिंदगी का सारा हल तो है तो सात्विक में ही, क्योंकि जितने भी ग्रंथ, पुराण और उपनिषद सारे लिखे हुए हैं ना, इसमें कहीं भी किसी भी चीज़ में तामसिक चीज़ का तो कोई उल्लेख ही नहीं है। मीट मांस का कोई उल्लेख नहीं है कहीं भी, बलि का कोई उल्लेख नहीं है कहीं भी। कहीं भी पढ़ लो आप, नरबलि लोग बोलते हैं ना, जितने भी लोग आज की डेट में ग्रंथ बताते हैं, जितने भी ग्रंथ आज की डेट में बताते हैं, वो अभी मतलब 800 साल के अंदर अंदर के हैं। आप 800 साल से पीछे आइए तो आपको ये मिलेंगे बलि के, और उसके बाद में आगे जाओगे आप, ना बलि मिलेगी, ना कहीं कुछ मिलेगा, ना आपको शमशान काली मिलेगी, ना आपको शमशान भैरव मिलेंगे। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, क्या आप इसके बारे में कोई टिप्पणी करना चाहोगे? कौन सी वीडियो? विशाल नाथ की वीडियो देखी थी आपने? अघोरी की? हाँ, मेरी वाली। उसमें उन्होंने प्रॉपर बलि का विधान समझाया कि कैसे वो मैंने देखा नहीं, एक बार दिखाओगे? अच्छा। बलि का विधान ध्यान नहीं, एक बार दिखाओ, मैं जवाब दे देता हूँ अभी उसका। नहीं रहने तो, छोड़ो, कंट्रोवर्शियल ना हो जाए। नहीं नहीं, मेरे को कोई कंट्रोवर्शियल नहीं होता, मैं इन चीज़ों में टेंशन, वास्तविकता है, बलि का विरोध मैं हमेशा करता ही रहूँगा। ये है नहीं दीपक भाई, कहीं भी नहीं है, बलि नहीं है कहीं भी। चलो गुरु तारा का भी दिखाते हैं आपको। आप जो वीडियोस बनाते हो तो आपकी पीठ होती है भगवान की तरफ, कैसे कैसे आपके पास लोग आते हैं और किस तरीके से उनकी समस्याओं का जो हल हो जाता है। जो भगवती सबका कल्याण करती है, क्या वो किसी का कल्याण नहीं करेगी अगर कोई मन से उसको मानित करेगा तो? एक कंट्रोवर्सी बलि की वीडियो पे भी बहुत है। मैं फिर से ये बात बोलता हूँ, जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं तो बलि चढ़ाऊंगा। इसके बारे में क्या कहना है? क्या कहना चाहोगे? देखिए, इसके बारे में सीधा सा जवाब यह है, आपको अगर मांस खाना है, आप जिंदगी भर खाओ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन आप देवी के नाम से मांस खाते हो, वो गलत है। क्यों? कहीं भी नहीं। अभी मैंने देखा है बहुत सारी जगह लोगों ने ये कहा है कि देवी शेर पे बैठती है तो देवी का शेर का घास खाता है। बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि शेर पे बैठती है। अरे भाई, बहुत सारी चीज़ें और भी तो हैं, उन पर आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे? ऐसे तो गणेश जी महाराज चूहे पे बैठते हैं, उनको गाय का प्रसाद लगना चाहिए। फिर शिव जी भगवान नंदी की सवारी करते हैं, उनको फिर चारा की मतलब एक घास फूस का भोग लगाओ। ये एक सिद्धांत नहीं है कि देवी अगर शेर की सवारी करती है तो आपको देवी को मीट खिलाना है। सीधा सा हिसाब है ना। ये कोई इसका कोई मतलब जवाब नहीं है, आप जवाब नहीं दे सकते मेरे को। तो आप ये बता दो कि बलि विधान आपने कहाँ से पढ़ा,
आपने कहाँ से स्टार्ट किया। शाक्त का मैंने पूरा का पूरा वंशावली छान के देख रखी है, पूरी शाक्त वंश को जानता हूँ, कहीं भी नहीं है। और देखिए तंत्र साहब कहता है कि आपको शाक्त बनने से पहले, शाक्त या शैव बनने से पहले आपको वैष्णव ही बनना पड़ेगा। आपने मेरे कई सारे पॉडकास्ट देखे हैं जी, जिनमें कुछ तांत्रिकों ने दावा किया है कि जब तक उनका जीवन रहेगा वो बलि चढ़ाते रहेंगे। देखिए उनके जीवन से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो उनका जीवन रहे, वो जब तक अपनी काटा पीटी करते रहे। लेकिन देवी माँ के ऊपर अगर वो बलि चढ़ा रहे तो उसका खमियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि देवी माँ कभी बलि नहीं मांगती। आप पूरे भारत में घूम के देख लो, एक कामाख्या मंदिर को छोड़ के, और सही बात बोलूं तो वहाँ भी तांत्रिकों का ही कब्जा है। जो ये तांत्रिक है, असली तांत्रिक आपको वहाँ दिखेंगे नहीं। मन में धारणाएं बनी हुई है लोगों के सर। धारणा नहीं है। आपने बाहुबली मूवी देखी है? युद्ध जाने से पहले वो एक प्रथा थी साहब, वो एक प्रथा थी उनके लिए, और वो कभी देवी के ऊपर नहीं चढ़ाते थे उसको। जाने से पहले बस हथियारों को खून लगाया करते थे। आप ठीक से पढ़िए उसको, जो उनके हथियार थे ना, सिर्फ उसकी धार चेक करने के लिए पड्डे की, जो मतलब बलिष्ठ होता है, उसका असर काटा करते थे कि हमारे तलवार की धार कैसी है। वो कभी देवी पर नहीं चढ़ाया उन्होंने। ये मूवियों में दिखाया जाता है कि वो देवी के लिए चढ़ाया है, जबकि उल्लेख ये है कि उसका वो सर काट के अपने हथियारों की धार चेक करते थे, गाली कि मेरे हथियार की धार ये है, और कुछ नहीं है उसमें। कोई बलि चढ़ाने के विधान नहीं है उसमें, कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी नहीं है, किसी भी शास्त्र में नहीं है। अब मैं बता तो रहा हूँ, आप पूरे उपनिषद, पूरे शास्त्र उठा के देख लो, पूरे वेद उठा के देख लो। मैंने वेद पढ़े हुए हैं, पूरे अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं। तंत्र और ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये अथर्ववेद से निकल के आता है। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल तरीके से हो सकती हैं। मतलब लोगों को डरा के अगर आपको व्यापार करना है वो एक अलग चीज़ है, आप लोगों को डरा के अपना व्यापार करिए, लेकिन वो अपने व्यापार के चक्कर में अगर वो सनातन को खराब कर रहे हैं वो गलत है। बहुत बढ़िया। आप शास्त्र पढ़िए, आपको वो जवाब देंगे। कोई भी पढ़ सकता है, आजकल तो गूगल पे अवेलेबल है। कोई भी अगर किसी के पास टाइम है तो ये मूवी वगैरह छोड़ के या ये रील्स वगैरह छोड़ के गूगल पे पीडीएफ पढ़ सकते हो, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। हिंदी में ट्रांसलेट अवेलेबल है, पढ़ के अब आप खुद ही इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाओगे, आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ क्या है। मतलब आप किसी दूसरे मासूम की जान लेके, जो आपका विरोध भी नहीं कर सकता, बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी, जो आपका विरोध भी नहीं कर सकता, आप उसकी जान लेके, आप उसकी बलि देके कोई अपना कार्य सिद्ध कर सकते हो? ऐसा हो सकता है? माँ ने रक्तबीज को मारा था, उसका खून पिया था, सिर्फ एक वही तो है महिषासुर का मर्दन जो किया था उन्होंने। रक्तबीज का खून पीने का कारण क्या था? जहाँ उसके रक्त की बूंदें पड़ जाएंगी उतने ही रक्तबीज पैदा हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने वो रूप अख्तियार किया था। ऐसे तो अगर हम शास्त्र में जाएं तो विष्णु भगवान ने बराह का भी अवतार लिया है कि नहीं लिया है? तो ये तो अगर आप भगवान की तरह ट्रीट करना चाहते हो अपने आप को तो वो नहीं हो सकते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनकी अलग ही वेशभूषा है, और आप बताऊं तो सोशल मीडिया पे वीडियो देख लो किस तरीके से वो लोगों को ट्रीट करते हैं। मैंने आज तक अगर एक चीज़ और बता दूं दीप जी आपको, कि आपने देखा है बहुत सारे लोगों को दरबार में बैठे हुए सिर हिलाते हुए, और ऐसा लगता है इसके ऊपर कोई भूत आया हुआ है, भूतनी आई हुई है। 80-85% लोगों में ऐसा कुछ नहीं होता, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसका भी इलाज आप तंत्र के जरिए कर सकते हो, ये मैं गारंटी दे कह सकता हूँ। इसमें वो चीज़ें हैं कि उसको आप ठीक से उसके दिमाग को पढ़ के, उसको समझा के, या उसी की तरह नाटक करके आप उसको सही कर सकते हो। वो हो सकता है, क्योंकि वो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, वो सही हो जाता है। लेकिन उसके लिए आप इतना बड़ा आडंबर लगाओ, वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। मैं हमेशा इसी चीज़ का विरोध करता हुआ आया हूँ और करूँगा कि सभी लोगों की समस्याएं, जितने भी लोग हैं उसकी समस्याएं वो आराम से सात्विक तरीके से हल हो सकती हैं, भगवान का ध्यान करके हो सकती है। मैं भी जो क्रियाएं करता हूँ अपनी सीधा है, मैं उसको एक ही बार बोलता हूँ कि मैं तेरी विधि कर रहा हूँ। मैं कभी कोई नहीं कहता कि मैंने सिद्धि की हुई है, इसके यंत्र के जरिए प्रक्रिया करता हूँ। प्रक्रिया करने के बाद उसको बोल देता हूँ तेरे को मंदिर जाना है, उसको फल मिलता है। अब मैं ये कहूँ कि मेरे पे सिद्धि है, मैं सर हिलाऊँ, वो ठीक नहीं है ना। लोगों को बेवकूफ़ बनाना और कुछ नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया दोबारा आपसे बात करके। आई होप आपको भी उतना ही मजा आया हो। जरूर कमेंट्स में अपने बेस्ट पार्ट बताना, और सर
बड़ा अच्छा लगता है जब आप है ना कुछ बेबाकी से बताते हो और जो झूठ है उसके खिलाफ बोलना, झूठ जो सच है उसके खिलाफ बोलना, सच के खिलाफ जो नहीं बोलता। सच के जो झूठ है उसके खिलाफ बोलना, जो सच है उसके साथ ही खड़े रहना। देखिए हर किसी पे भूत प्रेत नहीं हो सकता ना। दरबारों में जो लोग जाते हैं 100-50,000 आदमी, आप देखिए जब वो दरबार में जो गद्दी पे बैठा है उसके सामने उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखाएगा वो, कि तेरे पे भैरव की आ रही है, तेरे पे काली की आ रही है, तेरे पे पीर का वो है। एक भी व्यक्ति शेष नहीं निकलेगा वहां से। मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, मेरे जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो बोलते हैं सर हम पे ब्लैक में जो है, तो मैंने कैसे पता लगा लिया ब्लैक में जो हो गया तुम पे, कि नहीं सर हमें ऐसा लगता है। तो कुछ चीजें होती हैं जो मैं उससे पूछता हूँ कि तेरे को ऐसा फील हुआ है कहीं, या तेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है, या ऐसा कभी महसूस किया कि नहीं सर मैं तो ब्लैक मैजिक है ही नहीं, लगता है सर ऐसा लगता है मैं ब्लैक लगने का इलाज नहीं है। है ना इलाज लगने का इलाज है। हाँ। उसको फिर उसी तरीके से समझाया जाता है कि भाई इस तरीके से हो जाएगा तेरा, हाँ तेरे पे बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक है तू ये कर ले। लेकिन हमें पता लग चुका होता है कि इस पर कुछ नहीं है ऐसा, इसके दिमाग में ये। भारत में सभी लोगों पे ब्लैक मैजिक थोड़ी हो सकता है। सही कह रहे हो। ये है। आई होप आपको भी उतना ही पसंद आया हो ये पॉडकास्ट। जरूर कमेंट करके अपना बेस्ट पार्ट बताना। सर की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं आपसे किसी और पॉडकास्ट पे किसी और बढ़िया से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।